आई वॉज द यंगेस्ट सेल्स ऑफिसर। गल्फ डेली न्यूज़ एक उधर का निकलता होता था, उसमें उधर के शेख से मैंने अवार्ड भी लिया था। दुनिया एक दफ़ा बन चुकी है और आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, तो जितनी आबादी बढ़ेगी जगह उसी तरह कम होती जाएगी। वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री J7 ग्रुप 17 मोहल्ले वकू के हिसाब से इतनी ज़बरदस्त इसकी लोकेशन है कि एक साइड पे आपके GT रोड है, एक साइड पे आपके मारगला एवेन्यू आ गई है, एक साइड पे आपके मोटरवे है, तीनों तरफ बड़ी रोड्स में घिरा हुआ और सामने पहाड़ है। इससे बेहतर लोकेशन तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या आप हर किस्म का ब्रांड J7 के अंदर लेके आ रहे हैं जो लोग एक ही छत तले उसको एंजॉय कर सकेंगे? अभी कोई 40 से 45 ब्रांड्स के साथ हमारे एग्रीमेंट्स भी हो चुके हैं। एक्चुअली सब हमारे स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो उनको ज़रा गाइड कीजिएगा कि वो अपना कैरियर रियल एस्टेट के अंदर किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। दुनिया की 3 बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी होटलिंग इंडस्ट्री है, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है कि सीडिंग जो है वो अच्छी जगह होनी चाहिए। जब सीडिंग अच्छी जगह होगी तो आपको फ्रूट ज़रूर मिलेगा। जगह का इंतखाब ये सबसे मेन प्रॉपर्टी में, इसीलिए कहते हैं कि लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात हैं, बेशक वो आर्किटेक्ट के उसमें है या सिविल इंजीनियरिंग के, हम उन्हें गाय बगाए इधर इनवाइट भी करते हैं। प्रोजेक्ट के हवाले से उनकी जो है ट्रेनिंग के जो सेशंस हैं वो भी इधर करवा रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ एक बड़ा काम है कि काम करते हुए उनको, और उनके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो जब तालीम मुकम्मल करें तो उनके पास आगे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मुयस्सर हों ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सकें। पाकिस्तान बना है तो अगर 100 फैक्ट्रियाँ या 100 इंडस्ट्री थी तो इस वक्त वो हज़ारों में होनी चाहिए थी, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं हुआ। हर बंदा रियल एस्टेट की तरफ गया, इसको इजी वे समझा गया और इससे पैसा कमाया गया। बाकी इंडस्ट्रीज़ का ये है कि जब हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का उसे प्रमोट नहीं किया गया, उनके लिए आसानियाँ पैदा नहीं की गई। अब देखें ना, एक 40 या 50 एकड़ के ऊपर एक इंडस्ट्री लगी हुई है, 60 किस्म के तो उसके ऊपर आप टैक्सेस इम्पोज कर देते हैं, बिजली नहीं दे रहे, गैस नहीं दे रहे, पानी के मसले हैं, टैक्स वाले रोज दिन। तो जब इस किस्म के हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट ना और इस किस्म के काम हो तो इजी वे यही होता है। उन्होंने तो 50 एकड़ के छोटे छोटी प्लाटिंग करनी है, वो उनको इजी वे है कि वो बेच के तो अरबों रुपए कमा सकते हैं। मैं कि जो फाइलर का टैक्स है वो 2% से 4% हो रहा है, नॉन फाइलर का 7% से 10% तक गवर्नमेंट करनी जा रही है। इस हवाले से आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिजनेस टाइकून जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, जनाब चौधरी मोहसिन आज़ाद साहब से। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अपना कैरियर स्पेशली रियल एस्टेट के अंदर जो उनका बिजनेस है वो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और आज ये किस लेवल के ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले चौधरी तैमूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिकल लाइफ जी, मैंने तकरीबन 1998 में मैं बहरीन में एक मल्टीनेशनल कंपनी थी यूनिवर्सल इंटरप्राइजेस, उधर सेल्स एंड मार्केटिंग से ही मैंने अपनी उसका प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया था। और 99 में मैं आई वाज द यंगेस्ट सेल्स ऑफिसर। गल्फ डेली न्यूज़ एक उधर का निकलता होता था, उसमें उधर के शेख से मैंने अवार्ड भी लिया था। मैं उनका बेस्ट सेल्स ऑफिसर हुआ था एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो तकरीबन 2-2.5 साल मैं उस कंपनी में रहा। तो फिर मैंने यही सोचा कि अपने मुल्क में जाके हमें तब आजमाई करनी चाहिए। तो मैं 2000 में इधर आ गया था। तो रियल एस्टेट में इस तरह हुआ जी कि एक बिज़नेस टाइकून का मैं एक दफ़ा देख रहा था कि उन्होंने कहा कि दुनिया एक दफ़ा बन चुकी है और आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, तो जितनी आबादी बढ़ेगी जगह उसी तरह कम होती जाएगी। और उस हिसाब से इकोनॉमिक्स का रूल है कि डिमांड और सप्लाई का, तो जैसे जैसे जगह कम होगी आपकी इसकी तलब बढ़ेगी। तो ये ऐसा शोबा है कि हर वक्त में इसकी ज़रूरत होगी और मुस्तकबिल में भी। तो इसीलिए मैंने रियल एस्टेट को अपना जो है वो शोबा बनाया और 2000 में मैंने पाकिस्तान में अपने दफ्तर से आगाज़ किया।
और ये जो 20-22 साल का या 21 साल का ये तजर्बा है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे ग्रुप के साथ हैं जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, J7 ग्रुप। इस वक्त हमारे तकरीबन 1.5 करोड़ स्क्वायर फीट से ज़्यादा पे हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो हैं वो मुहित हैं। J7 के साथ सब ये बताइएगा कि आपने स्टार्टअप कब लिया और J7 के अंदर आपकी क्या इस टाइम पोजीशन, आप इनके इन्वेस्टर हैं या आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, काइंड इस बारे में बताएंगे। वैसे J7 ग्रुप जो है, हमारे चेयरमैन है मकबूल हुसैन साहब। तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ कर रहा था, तो मकबूल हुसैन साहब का एक विजन था कि पाकिस्तान में इस तरह का काम किया जाए जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो, जो कि इससे पहले काम हो नहीं रहा था। तो उन्होंने जब बात की तो कि हम इस तरह का करना चाहते हैं, तो हमारे मुल्क में आपको पता है वसाइल की भी कमी है। मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं, जब आप अमेरिकन या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाते हैं तो इधर उस तरह की इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाती हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये चीज़ें फिर मद्देनज़र थी सारी। लेकिन उनका जब विजन सुना और ये देखा कि यार इस तरह के प्रोजेक्ट अगर इधर बने तो यकीनन बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान बहुत बड़ा आबादी वाला मुल्क है। तो मैंने तकरीबन जी 2 साल पहले ज्वाइन किया J7 ग्रुप। उससे पहले हमारे ग्रुप के 2 प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके थे, J7-1 और J7 मॉल। J7 एम्पोरियम में एज अ डायरेक्टर, मैं पार्टनर उनके साथ मैंने ज्वाइन किया, और अभी ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, कोई 47-48 कनाल पे है। ये बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑफ ट्विन सिटीज़ आपके पिंडी इस्लामाबाद का, और 3.3 मिलियन स्क्वायर फीट इसका जो है एरिया, बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। और इस वक्त हम तकरीबन इसकी 30वीं छत डाल रहे हैं और बड़े कलील अरसे में 24 घंटे इसका काम हो रहा है। और इसके अलावा हमारे 8 से 10 दूसरे प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें J7 सिग्नेचर है, J7 आइकन है, J7 ग्लोबल है, J7 सॉलिटायर है, J7 मॉल ऑफ चकवाल है, J7 सिग्नेचर मरी है, ऑकलैंड के नाम से आ रहा है। अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो 150 कनाल पे है इंटरनेशनल बिजनेस टावर के नाम से, वो भी हमारे पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह 2-1 महीने तक वो भी शुरू हो रहा है। अच्छा चूसा, मुझे ये बताइएगा कि J7 एम्पोरियम के लिए आपने B17 का इंतखाब ही क्यों किया, रावलपिंडी इस्लामाबाद में खासकर, और सबसे पहला ये मेरे ख्याल से बड़ा इकॉनिक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, उसकी खास क्या वजह है कि या B17 की कोई लोकेशन इस तरह की है, या B17 में जो फैसिलिटीज़ हैं या जो डेवलपमेंट की वो आपको पसंद आई है। B17 के हवाले से मैं पहले बात करूं तो मैं जिस जोन में इस्लामाबाद के पहले काम कर चुका हूं, पुराना एयरपोर्ट उस तरफ था, उधर हमने अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। B17 मैं ख़ुद भी तकरीबन 8 से 10 साल पहले आया, तो उस वक्त इधर कुछ भी नहीं था। तो पीछे हमारा भाई गांव भी जो है गुजर खान के करीब है, हमें वो जगह भी सूट करती थी। लेकिन इधर आया तो इधर देखा कि इधर मार्केट ऐसी थी कि फ्यूचर की जितनी बड़ी आपकी डेवलपमेंट्स हैं वो इस तरफ आ रही हैं। B17 का इंतखाब आप देखें कि B17 महल्ले वकू के हिसाब से इतनी ज़बरदस्त इसकी लोकेशन है कि एक साइड पे आपके GT रोड है, एक साइड पे आपके मारगला एवेन्यू आ गई है, एक साइड पे आपके मोटरवे है, तीनों तरफ बड़ी रोड्स में घिरा हुआ और सामने पहाड़ है। इससे बेहतर लोकेशन तो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। J7 एम्पोरियम का इंतखाब आप इसके सराउंडिंग्स में आबादी देखें तो इस वक्त 14 से 15 लाख की आबादी है, जिसको इस तरह का इधर प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी जो इसके हर किस्म की नीड्स को पूरा करेगा। आपके टेक्सला व हसन अब्दाल सराउंडिंग में बहुत बड़ा एक एरिया है कि जो सारे लोग, तो इसके बनने से लोग इस्लामाबाद, सेंटोरस या आप पिंडी में चले जाएं तो गीगा में जिस तरह लोग जाते हैं, तो इधर के लोगों की नीड इंशाल्लाह यही प्रोजेक्ट जो है पूरा करेगा। फिर बड़ी जितनी डेवलपमेंट्स हैं आप देख लें, सी पैक है, मोटरवे है, एयरपोर्ट है, बड़ी मंडियां इधर आ रही हैं, तो ये आने वाले वक्त में फ्यूचर इसी जगह का इंशाल्लाह। सर J7 में जो साहब एक और बात बताइएगा कि क्या आप हर किस्म का ब्रांड J7 के अंदर लेके आ रहे हैं जो लोग एक ही छत तले उसको एंजॉय कर सकेंगे। मैं आपको ये बात बताऊं जी कि अभी हम बात करते हैं गीगा मॉल की या सेंटोरस की बात करते हैं,
तो उधर जितने ब्रांड्स हैं उससे 25% ज़्यादा ब्रांड्स इधर आएंगे। उसकी वजह ये है कि वो जब बने हैं उसके बाद से काफ़ी सारे मज़ीद नए ब्रांड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो हमारी जो वर्किंग है अभी कोई 40 से 45 ब्रांड्स के साथ हमारे एग्रीमेंट्स भी हो चुके हैं वो इंशाल्लाह, और ये बनते बनते हम इंशाल्लाह आबादकारी की तरफ जाएंगे और इसे आबाद करके कामयाब करेंगे। तो इसमें बाकी ब्रांड से ज़्यादा मतलब 25% से ज़्यादा इंशाल्लाह मज़ीद ब्रांड्स जो हैं वो इंशाल्लाह इसमें आएंगे। एक्चुअली सर हमारे स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो उनको ज़रा गाइड कीजिएगा कि वो अपना कैरियर रियल एस्टेट के अंदर किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यंगस्टर्स के लिए मेरा यही पैगाम है जी कि देखें दुनिया की 3 बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी होटलिंग इंडस्ट्री है, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है। पहले इसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया था लेकिन अभी इसको भी डिक्लेयर कर दिया गया इंडस्ट्री का। आपका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो यही इंडस्ट्री भी जनरेट कर रही है। आप देखें कि आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, इससे तकरीबन 100 से 150 फैक्ट्रीज जो हैं वो डायरेक्टली इसके साथ वो भी चल रही हैं। आप स्टील के देख लें, ईंटों के देख लें, सीमेंट का, लकड़ी का, लॉक्स, कीलें, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंडस्ट्री के साथ चलती हैं। तो मेरा तो मशवरा ये है कि ये इतनी वास्ट इंडस्ट्री है, इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्री है, तो हमने तो यही देखा है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सीडिंग जो है वो अच्छी जगह होनी चाहिए। जब सीडिंग अच्छी जगह होगी तो आपको फ्रूट ज़रूर मिलेगा। जगह का इंतखाब ये सबसे मेन प्रॉपर्टी में, इसीलिए कहते हैं कि लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। अगर अच्छी जगह पे आपकी सीडिंग हुई है तो ये हो नहीं सकता कि आपके फ्रूट ना मिले। तो मेरा तो बिल्कुल मशवरा है कि बड़ी वास्ट फील्ड है और इसमें अभी बड़ा कुछ करने को है, तो ज़रूर इसमें आएँ। हम बल्कि इधर J7 एम्पोरियम में एक और चीज़ कर रहे हैं कि जो हमारे यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात हैं, बेशक वो आर्किटेक्ट के उसमें है या सिविल इंजीनियरिंग के, हम उन्हें गाए बगाए इधर इनवाइट भी करते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से। उनकी जो है ट्रेनिंग के जो सेशंस हैं वो भी इधर करवा रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ एक बड़ा काम है कि काम करते हुए उनको, और उनके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो जब तालीम मुकम्मल करें तो उनके पास आगे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मुयस्सर हों ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा तो सब कुछ लोग ये कहते हैं कि रियल एस्टेट ने पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा इफेक्ट डाला है। कुछ लोग इसे पॉजिटिव वे में देखते हैं और कुछ लोग नेगेटिव वे में। जो लोग नेगेटिव वे में देखते हैं वो ये कहते हैं कि इस रियल एस्टेट की वजह से जितनी बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो चुकी हैं। क्या ये सच है? और क्योंकि हाउसिंग स्कीमें दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कुछ उसमें फेक स्कीमें भी हैं, तो लोगों का पैसा भी बहुत ज़्यादा फंस रहा है इसके अंदर। इस बारे में आप क्या करेंगे, क्या गाइड हमें करेंगे कि वाकई ही रियल एस्टेट की वजह से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम चल रही है? ये दायरा कुछ लोगों का कहना तो ये है। अनफॉर्चुनेटली जी ये आप ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि मैं अगर इस तनाज़र में देखूँ ना तो देखें जिस वक्त पाकिस्तान बना है तो अगर 100 फैक्ट्रियाँ या 100 इंडस्ट्री थी तो इस वक्त वो हज़ारों में होनी चाहिए थी, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं हुआ। हर बंदा रियल एस्टेट की तरफ गया, इसको इजी वे समझा गया और इससे पैसा कमाया गया, जिसमें कुछ तो अच्छा काम कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसका नाम ख़राब किया और लोगों की जो है इन्वेस्टमेंट। तो बाकी इंडस्ट्रीज़ का ये है कि जब हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का उसे प्रमोट नहीं किया गया, उनके लिए आसानियाँ पैदा नहीं की गई। अब देखें ना, एक 40 या 50 एकड़ के ऊपर एक इंडस्ट्री लगी हुई है, 60 किस्म के तो उसके ऊपर आप टैक्सेस इम्पोज कर देते हैं, बिजली नहीं दे रहे, गैस नहीं दे रहे, पानी के मसले हैं, टैक्स वाले रोज दिन। तो जब इस किस्म के हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट ना हो, इस किस्म के काम हो, तो इजी वे यही होता है, उन्होंने तो 50 एकड़ के छोटे छोटी प्लाटिंग करनी है, वो उनको इजी वे है कि वो बेच के तो अरबों रुपए कमा सकते हैं। तो ये ज़रूर इसके इफेक्ट है। लेकिन जो दूसरी बात कह रहे हैं, हाँ, अगर मैंने पहले आपसे बात की है कि सीडिंग अच्छी जगह होगी तो फ्रूट ज़रूर मिलेगा, तो अगर लोगों ने ऐसी जगह पैसा लगा दिया है, तहकीक नहीं की है इसके बारे में, तो वो यकीनन उन्होंने नुकसान उठाया और इसका बुरा असर हमारी इस पे इंडस्ट्री पे भी पड़ा है। अच्छा, हालिया जो टैक्स लगने जा रहे हैं रियल एस्टेट के ऊपर, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जब भी पाकिस्तान के अंदर आती है उसका ख्याल यही होता है, बल्कि आपके यहाँ तक कि IMF तक का यही ख्याल है कि पाकिस्तान इस टाइम अगर चल रहा है, अगर पैसा है किसी इंडस्ट्री के अंदर वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर है।
तो गवर्नमेंट भी गा बगा आए रोज जो भी गवर्नमेंट चेंज होती है उनका सबसे पहला यही टारगेट होता है कि यार रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस को मजीद इम्पोज किया जाए, बजाय इसके इसको रिलीफ दिया जाए। अभी रिसेंटली सुनने में आया कि जो फाइलर का टैक्स है वो 2% से 4% हो रहा है, नॉन फाइलर का 7% से 10% तक गवर्नमेंट करनी जा रही है। इस हवाले से आप क्या कह रहे हैं कि रियल एस्टेट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर देखें, ऑलरेडी जो टैक्सेस हैं उनकी शरह ज़्यादा है। मैंने आपसे पहले कहा है कि अगर रियल स्टेट सेक्टर भी आप बंद कर देंगे तो उसके साथ जो ये 100-150 इंडस्ट्री वो भी बंद होती है। आपको इन द लॉन्ग रन देखना चाहिए कि टैक्सेस इम्पोज करने से अगर ये इंडस्ट्री भी बंद होती है तो आपका तो रेवेन्यू वैसे ही जनरेट नहीं होगा। तो जो ऑलरेडी टैक्सेस हैं उनमें भी कमी करने की ज़रूरत है। अगर ये इम्पोज करेंगे तो ऑलरेडी इस वक्त स्लम्प है, इस वक्त मार्केट जो है उस तरीके से नहीं चल रही है। तो इसे फ्लरिश करने के लिए आपको इसमें जान डालनी है। तो जान किस तरह डलेगी कि आपकी तरफ से हमें टैक्सेस में कुछ ना कुछ छूट होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये अगर और टैक्सेस इम्पोज करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। करूंगा कि हमारे तवज्जो से जो भी क्लाइंट वगैरह आपके पास आएंगे तो उनको आप क्या कोई स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करेंगे? आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आइकन है, जैसे एम्पोरियम है, सिग्नेचर है, या और भी जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं। तैमूर साहब, पहले भी आपके साथ ताउन रहा है, इंशाल्लाह आगे भी। हम तो हर तरीके से बैठे हुए हैं कि देखें अकेला बंदा कुछ भी नहीं होता। वो पंजाबी में एक मिसाल है कि पाइयां नाल शेर, शेरा नाल मण ते मणा नाल टन बन दें। अकेला बंदा कुछ भी नहीं होता। हम भी जो एक एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं, इसमें हर बंदे की एफर्ट शामिल है। तो आप जैसे भाइयों के ताउन से ही तो हमारा आगे भी ताउन आपके साथ होगा इंशाल्लाह। जो भी क्लाइंट आएगा हम जिस हद तक जा सके तो इंशाल्लाह आपके साथ चलेंगे।